Dear students, in this section, we are going to discuss the applications of Newton's laws of motion, especially in the situations where tension force is involved. For this purpose, we are going to take few selected illustrations and we will learn this application through illustrations. So, let us move to illustration number 1. In this illustration, it is given a person accelerating up with acceleration small a, find the tension in the rope. आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रूप से सस्पेंडेड है और ये मैन जिसका मास है कैपिटल एम, ये क्लाइम कर रहा है और इस मैन का एक्सलेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है स्मॉल ए। तो यहाँ पे हमें इस स्ट्रिंग या रोप का टेंशन कैलकुलेट करना है और गिवन है रोप टू बी मासलेस। रोप टू बी मासलेस का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इस रोप को या स्ट्रिंग को आइडियल स्ट्रिंग की तरह से, आइडियल रोप की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ओके, आइडियल रोप या आइडियल स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है? पहली तो मासलेस है और दूसरी इनएक्सेसिबल है। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द रोप और स्ट्रिंग रिमेन अनचेंज। ओके, तो यहाँ पे हमें टेंशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम लोग सबसे पहले इस मैन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, अब मैन पे लगने वाले फोर्सेस, वन इज द वेट mg, ग्रेविटेशन फोर्स, ये नीचे लगेगा, राइट। और दूसरा फोर्स इसमें लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स है, वो है टेंशन। यहाँ पे देख सकते हो कि कांटेक्ट है टेंशन का मैन के हैंड के साथ। और यू नो टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स, तो ये मैन को पुल करेगा। पुल करने का मतलब क्या हुआ? ये फोर्स मैन से अवे जाएगा इन द स्ट्रिंग, तो यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ओके, और मैन का एक्सलेशन स्मॉल ए अपवर्ड है। अब फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कहते हैं F इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ को, राइट। अब न्यूटन सेकेंड लॉ में देख सकते हो कि एक्सलेशन ऊपर की तरफ है तो नेट फोर्स भी ऊपर होना चाहिए। नेट फोर्स निकालने के लिए रिजल्टेंट ऑफ टी और mg लिखना होगा। दैट मीन्स टी शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल mg, तो नेट फोर्स हो जाएगा अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, कैपिटल टी minus capital mg, that will be the net force, that should be equal to capital M multiplied by small a। ये इक्वेशन ऑफ द मोशन हो जाएगी, राइट। इससे हम लोग टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटल टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, कैपिटल एम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई जी प्लस ए, राइट। तो ये हमारे पास आ गया टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर ये मैन ऊपर जाने के बजाय अगर नीचे आ रहा होता, सपोज सिचुएशन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैन का एक्सेलरेशन में नीचे कर देता हूं। यहां पे भी हम लोग स्ट्रिंग को मासलेस ले रहे हैं, आइडियल स्ट्रिंग की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो यहां पे भी हमें सेम प्रोसेस यूज करना होता। फ्री बॉडी डायग्राम, mg टेंशन फोर्स सेम रहते, एक्सेलरेशन नीचे है, दैट मींस नेट फोर्स वुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में F इक्वल टू ma में जो F होता है नेट फोर्स, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल mg माइनस कैपिटल t, दैट इज इक्वल टू ma। अब रीअरेंज कर लेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कैपिटल mg माइनस ma, तो कैपिटल m कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा t इक्वल टू m कैपिटल m g माइनस a। ओके, अब एक सिमिलर नेचर का प्रॉब्लम लेते हैं एक और। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप इज 10 कैपिटल mg, देन कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल एक्सेलरेशन ऑफ द मैन। मैन यहाँ पे भी आइडियल रोप में या आइडियल स्ट्रिंग में क्लाइंब कर रहा है, राइट। और यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन फोर्स, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन फोर्स परमिसिबल इन द स्ट्रिंग। तो ये टेंशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है 10 mg, 10 टाइम्स द वेट ऑफ द मैन। तो यहाँ पे हमें मालूम करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ द मैन कितना होगा। ओके, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। वी नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में जैसे लास्ट टू इलस्ट्रेशंस में किया, यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। कैपिटल mg नीचे और कैपिटल T टेंशन फोर्स ऊपर। क्यों? क्योंकि टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स और एक्सेलरेशन भी ऊपर। ओके, अब इक्वेशन ऑफ मोशन ऊपर जा रहा है, तो सिमिलर फर्स्ट इलस्ट्रेशन, नेट फोर्स हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल T माइनस कैपिटल mg इक्वल टू ma। ये हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन है, राइट। अब यहाँ पे T की वैल्यू, ये वैल्यू दिया हुआ है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप इज 10 mg, तो हमारे पास T की मैक्सिमम वैल्यू 10 mg होगी। अगर T मैक्सिमम है तो A भी मैक्सिमम होगा, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन। अब रीअरेंज कर लें, 9 कैपिटल mg इक्वल टू ma और m कैंसिल हो जाएगा, तो A की वैल्यू 9g होगी।
तो ये हमारे पास आ गया मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन। ओके, अब सिमिलर नेचर का एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। इस इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ द मैन ऑफ मास स्मॉल m सो दैट कैपिटल M डू नॉट लूज कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि ये ब्लॉक जो है ग्राउंड पे रखा हुआ है। इस ब्लॉक के अपर सरफेस से एक आइडियल रोप या स्ट्रिंग इधर पे अटैच है और ये एक लाइट पुली या आइडियल पुली का मतलब फ्रिक्शनलेस लाइट, और इससे पास होती हुई ये स्ट्रिंग मैन के हाथ से बनी हुई है या मैन इसे हेल्ड किए हुए है। ओके, अब मैन का मास स्मॉल m है। अब पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन मैन का कितना हो कि ये ब्लॉक जो है ग्राउंड से कांटेक्ट लूज ना करे। सेम नेचर का प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमें फ्री बॉडी डायग्राम मैन का तो बनाना पड़ेगा, साथ साथ हमें फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ब्लॉक का भी बनाना होगा। तो पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग मैन का बना लें। राइट, मैन में लगने वाले यहाँ पे टू फोर्सेस हैं। वन इज द टेंशन फोर्स, दैट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये ऊपर की तरफ लगेगा, और कैपिटल mg वेट, स्मॉल mg वेट नीचे लगेगा, तो टेंशन फोर्स ऊपर। ओके, अब ये टेंशन फोर्स सेम स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग है, तो पूरी स्ट्रिंग या रोप में टेंशन की वैल्यू सेम होगी, तो टेंशन फोर्स फाइनली यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। और अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम इस ब्लॉक का ड्रॉ करेंगे तो इसमें लगने वाले फोर्सेस हम लोगों को देखने होंगे कितने होंगे। पहला तो टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, करेक्ट। दूसरा कौन सा है हमारे पास, कैपिटल mg, नीचे की तरफ वेट है ऑफ कोर्स, नीचे लगेगा। और थर्ड, इसका कांटेक्ट ये फ्लोर के साथ है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा, फ्लोर लगाएगा। किस पे लगाएगा, ब्लॉक पे लगाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन का नेचर है पुशिंग, तो ये ब्लॉक को पुश करेगा, दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय फ्लोर ऑन द ब्लॉक शुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो कुछ इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम होगा। टी देख सकते हो, ये इस स्ट्रिंग का टी, पुलिंग फोर्स mg, और ये नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कैपिटल M हो गया। अब हमें मालूम है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट लूज करता है तो उसकी नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे कांटेक्ट लूज कौन कर सकता है, ब्लॉक। तो एट द टाइम ऑफ लूजिंग कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन शुड बी जीरो। राइट, ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगी तो हम लोग देख सकते हैं एज द टाइम ऑफ लूजिंग कॉन्टैक्ट दिस कैपिटल T इक्वल टू कैपिटल mg। ओके, तो टेंशन की वैल्यू एट द टाइम ऑफ लूजिंग कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड किस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए, ये होगी कैपिटल T इक्वल टू कैपिटल mg। अब मैन का फ्री बॉडी डायग्राम देखें, बिकॉज अब मैन भी टेंशन इतना एक्सपीरियंस करेगा, तो मैन के फ्री बॉडी डायग्राम में नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा, बिकॉज मैन ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा है। तो ये वैल्यू हो जाएगी कैपिटल T माइनस स्मॉल mg, दैट इज इक्वल टू स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई a। अब कैपिटल T की वैल्यू तो हमें मालूम है, ये है जो कॉन्टेक्ट लूज करने की सिचुएशन में है, तो यहाँ रख देंगे, इससे हमें a की वैल्यू आ जाएगी। राइट, तो ये हमारे पास आई a की वैल्यू। तो ये a तो तब उस सिचुएशन का आया जिस समय कॉन्टेक्ट लूज करेगा, लेकिन अगर कॉन्टेक्ट लूज नहीं कराना है तो एक्सेलरेशन शुड बी लेस देन दिस वैल्यू। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट illustration. In this illustration it is given two smooth blocks of mass small m and 3m are connected by an inextensible light string. देख सकते हो स्मॉल m एंड 3m ये लाइट स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। If the force capital F, this is capital F acting in the leftward direction and this is 2F acting in the rightward direction, right? ये दोनों ब्लॉक हैं, फोर्सेस लगे हुए हैं, और यहाँ पे मालूम करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग का टेंशन हमें मालूम करना है, एंड आल्सो वी नीड टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, तो जो एक्सेलरेशन होगा फर्स्ट ब्लॉक का, जो एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का, वही एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का। तो हमें यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलो एनालिसिस की तरफ चलते हैं और डायग्राम बना लेते हैं नेक्स्ट पेज में। हमें यहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जैसा हम लोगों ने पिछले केसेस में देखा था, यहाँ पे भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस पे लगने वाले फोर्सेज हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज, कैपिटल F लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन राइटवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन
पुलिंग नेचर का फोर्स होता है तो टेंशन यहाँ पे लगेगा राइट वर्ड डायरेक्शन में और ये कॉन्टैक्ट फोर्स लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे स्मॉल m इज़ नॉट मूविंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन और आल्सो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जब कोई फ्रिक्शन ना हो और मोशन भी नहीं हो रही हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन के फोर्सेस को फ्री बॉडी डायग्राम में दिखलाने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो हम लोग यहाँ पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम में स्मॉल mg और नॉर्मल रिएक्शन ना भी बनाए तो चलेगा, लेकिन अभी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं बिकॉज हम लोग अभी लर्न कर रहे हैं इस लॉज ऑफ मोशन के एप्लीकेशन को, तो कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बाद के केसेस में आप इसको अवॉइड कर सकते हो। तो चलो यहाँ ड्रॉ कर देते हैं एफ स्मॉल mg और ये नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड की और ये कैपिटल टी। ओके, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि n1 शुड बी इक्वल टू स्मॉल mg और एक्सलेशन इसका है राइट वर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि यहाँ पे फोर्स 2f इज ग्रेटर देन f, तो यहाँ पे नेट मोशन होगा राइट वर्ड डायरेक्शन में, तभी मैंने एक्सलेशन की डायरेक्शन राइट वर्ड डायरेक्शन में बनाई। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें भी लगने वाले फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है 2f टेंशन फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 3mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड की n2 ऊपर। टेंशन फोर्सेस का ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया। सेम टेंशन रहेगा बिकॉज स्ट्रिंग आइडियल है। तो ये हमारे पास हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज में रख लेते हैं इस फ्री बॉडी डायग्राम को और हम लोग यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करेंगे, सिग्मा एफ इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई ए। और यहाँ पे मोशन केवल x डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हमने लिखा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स। तो सबसे पहले हम लोग इस ब्लॉक को देखें, इस डायरेक्शन में राइट वर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेट फोर्स राइट वर्ड डायरेक्शन में होगा तो t माइनस एफ करना होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस हैं, और ये होगा मास स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई ए, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन चलते हैं इस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम से, तो यहाँ पे भी x डायरेक्शन में हम लोग ये f इक्वल टू एम ए फॉर्मूला लगा रहे हैं या इक्वेशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा 2f माइनस टी इक्वल टू 3m मल्टीप्लाइड बाई ए, राइट। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो अगर दोनों को ऐड कर दो t और t कैंसिल हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा कैपिटल F और राइट हैंड साइड में आएगा 4ma, तो यहाँ पे एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी F डिवाइडेड बाई 4m, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू a की सब्स्टिट्यूट कर दें सपोज इस इक्वेशन में, तो t माइनस एफ इक्वल टू एम ए और a की वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की हुई है, ये अगर यहाँ रखेंगे तो ये f/4 होगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 5f डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास हो गया टेंशन और एक्सलेशन। ओके, अब हम लोग यहाँ एक चीज़ और देखते हैं। अगर हमें यहाँ एक्सलेशन कैलकुलेट करना था तो हम लोग एक यहाँ पे प्रोसेस कर सकते थे कि अगर हम लोग केवल इसको सिस्टम ले लेते कंबाइन, सपोज इसको मैंने कंबाइन सिस्टम ले लिया होता, तो नेट फोर्स इस सिस्टम में फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता 2f माइनस एफ, राइट। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब यहाँ पे टोटल मास हमारे पास कितना है m प्लस 3m, तो एक्सलेशन की वैल्यू हमारे पास हो जाती f इज द नेट फोर्स और मास है हमारे पास 4m मल्टीप्लाइड बाई a, तो एक्सलेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाती f डिवाइडेड बाई 4m और यही वैल्यू आती, राइट। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते थे अभी, लेकिन हम लोग सिस्टमेटिकली लर्न कर रहे हैं इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक एक स्टेप को लिखा। तो एक्सलेशन और टेंशन के बाद अब हम लोग यहाँ पे एक दूसरी सिचुएशन में चलते हैं, वहाँ पे भी हमें टेंशन और एक्सलेशन एनालाइज करना होगा। तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन 3 ब्लॉक्स m1 m2 m3। आप देख सकते हो तीनों ब्लॉक जो हैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं। जब तक हमें फ्रिक्शन के बारे में ना कहा जाए तो हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। दैट मीन्स हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि ये तीनों ब्लॉक जो हैं ये फ्रिक्शनलेस सरफेस में मूव कर रहे हैं। और देख सकते हो कि यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग नंबर 1, स्ट्रिंग नंबर 2, स्ट्रिंग नंबर 1 m1 m2 के बीच में है और स्ट्रिंग नंबर 2 है m2 और m3 के बीच में। ये 2 स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है और हमने एक फोर्स लगाया हुआ है कैपिटल F और कैपिटल F का इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से है थीटा। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम और हम लोग साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और कैलकुलेट करेंगे, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, तो 2 चीज़ें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके,
तो सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि फोर्स लगा हुआ है इंक्लिनेशन में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट द फोर्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पे फोर्स के फ्री बॉडी डायग्राम में कंपोनेंट्स बना लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। अब एफ कॉस थीटा जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों ब्लॉक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, तो मैं इस तीनों को एक सिस्टम की तरह से ट्रीट कर सकता हूँ। और इस सिस्टम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देने वाला रिस्पॉन्सिबल फोर्स है एफ कॉस थीटा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे कहेंगे एफ कॉस थीटा इज एफ नेट, और टोटल मास हमारे पास हो जाएगा जो एफ कॉस थीटा की वजह से मूव कर रहा है दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, F इक्वल टू ma इक्वेशन पूरी सिस्टम के लिए अप्लाई करते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेट फोर्स ये एफ कॉस थीटा और m टोटल m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। हम लोग यहाँ पे x और y डायरेक्शन में अपने डायरेक्शंस कंसीडर कर सकते हैं, x डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल और y डायरेक्शन वर्टिकल। ओके, वर्टिकल डायरेक्शन में या y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग ax को स्मॉल a भी लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट करते हैं इस स्ट्रिंग में, फर्स्ट स्ट्रिंग में। अगर हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है तो हमें इस स्ट्रिंग को सिस्टम से बाहर करना होगा। सिस्टम से बाहर करेंगे तभी हमें वो एक्सटर्नल फोर्स की तरह से ट्रीट करने के लिए परमिशन देगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसको अगर सिस्टम ले लें तो देख सकते हो कि ये जो स्ट्रिंग है सिस्टम के बाहर जा रही होगी। ये देखो मैंने सिस्टम लिया और ये स्ट्रिंग सिस्टम के बाहर जा रही है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम के लिए। सिस्टम क्या है, m3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग m3 का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। m3 के फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन फोर्स हमें केवल ड्रॉ करना होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था मोशन नहीं है, तो हम लोग इसको ड्रॉ भी नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया टेंशन फोर्स, राइट, T1। और यही टेंशन फोर्स जो है m3 के एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हम लोग यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा दें m3 के लिए। F इक्वल टू ma हमारे पास इक्वेशन होती है, तो F की जगह नेट फोर्स हो जाएगा T1 और m की जगह हो जाएगा m3 और एक्सेलरेशन वी हैव कैलकुलेटेड। तो ये हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा T1। अब हम लोग चलते हैं T2 के लिए। T2 दैट मीन्स टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। टेंशन इन दिस स्ट्रिंग के लिए अब हम लोग यहाँ पे अपना सिस्टम कुछ ऐसे लें, इस तरह से। यू कैन फॉलो द मोशन ऑफ माई पेन टिप। तो ये अगर हम लोग सिस्टम लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये स्ट्रिंग इस सिस्टम के बाहर हो जाएगी, ये वाली स्ट्रिंग इस सिस्टम के अंदर हो जाएगी, और सिस्टम के अंदर हो गई तो इंटरनल फोर्सेस का सम हमें मालूम है 0 होता है। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में ये टेंशन फोर्स सिस्टम से अवे होगा, और टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स, तो ये अवे फ्रॉम द सिस्टम हमें ड्रॉ करना होगा इस तरह से, राइट। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन दोनों के मोशन के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है T2। तो अब हम लोग यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सिस्टम क्या है हमारा, m2 और m3। F इक्वल टू ma हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। F इज द नेट फोर्स, और नेट फोर्स है यहाँ T2, और मास टोटल है हमारे पास m2 प्लस m3। A की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की, यहाँ रखेंगे तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास सेकेंड स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू आएगी। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इस इलस्ट्रेशन में एक पुली और ये दो ब्लॉक गिवन है, 2 ब्लॉक्स m1 m2। ये आइडियल पुली है। आइडियल पुली लाइट और फ्रिक्शनलेस होती है, और यहाँ पे एक आइडियल स्ट्रिंग लाइट और इनएक्सटेंसिबल होती है, और यहाँ पे स्ट्रिंग के दोनों एंड पे ये दोनों ब्लॉक सस्पेंडेड है वर्टिकल ओरिएंटेशन में। आल्सो इट इज गिवन m2 इज ग्रेटर देन m1। ये हम लोग को गिवन है। m2 इज ग्रेटर देन m1 गिवन अगर है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि m2 में ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा होगा m1 के कंपेरिजन में, तो m1 नीचे जाएगा और m2 ऊपर जाएगा। बिकॉज दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो जितनी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन m1 की होगी उतनी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन m2 की भी होगी। ओके, तो अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं m1 का। m1 में लगने वाले फोर्सेज होंगे ग्रेविटी फोर्स और टेंशन फोर्स। कैपिटल T टेंशन फोर्स will act in the upward direction, m1g will act in the downward direction like this. Okay,
सिमिलरली M2 पे लगने वाले फोर्सेस टेंशन फोर्स अपवर्ड और M2G डाउनवर्ड, राइट, और एक्सलेशन इसका ऊपर होगा और M2 में फ्री बॉडी डायग्राम में ये फोर्सेस हो गए और इसका एक्सलेशन नीचे होगा क्योंकि M2 इज ग्रेटर देन M1 दिया हुआ था। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं M2 से। M2 का एक्सलेशन है नीचे, तो नेट फोर्स भी नीचे होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास है F नेट इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम लोग M2 में अप्लाई कर रहे हैं तो लिखना होगा M2G माइनस कैपिटल T इक्वल टू M2 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ए, राइट, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली M1 के लिए देखें, M1 is accelerating in the upward direction, that means the net force on M1 should act in the upward direction, और ये net force upward direction में होगा T कैपिटल T माइनस M1G। तो कैपिटल T माइनस M1G इक्वल टू M1 मल्टीप्लाइड बाई A, ऐसा लिख सकते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऐड कर दें तो कैपिटल T कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा M2G माइनस M1G, जिसको हम लोग लिख सकते हैं M2 माइनस M1 मल्टीप्लाइड बाई G, और यहाँ पे ऐड किया है तो ये आ जाएगा M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई A। अब यहाँ से हमें इसके एक्सलेशन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, राइट, ये वैल्यू आई हमारे पास एक्सलेशन। अब अगर हमें टेंशन कैलकुलेट करना है तो एनी ऑफ इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन सिलेक्ट कर लेंगे और उसमें स्मॉल ए की वैल्यू रख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे सपोज इक्वेशन नंबर सेकेंड में स्मॉल ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं लाइक दिस, ओके। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली सॉल्व करने के बाद टेंशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी T इक्वल टू 2M1 M2 G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, राइट, दिस इज द टेंशन। अब इस सिस्टम का एक्सलेशन कैलकुलेट करने के लिए एक और हमारे पास आसान मेथड है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये मेरे पास है सिचुएशन, राइट, ये पूरा सिस्टम है। अब यहाँ पे इसको पूरे सिस्टम को अगर एक साथ कंसीडर करें, इफ वी कंसीडर सिस्टम एज ए होल, राइट, इसको मैं एक साथ एक सिस्टम की तरह से ट्रीट कर लूँ तो इसमें ये जो आप देख सकते हो स्ट्रिंग इंटरनल टू द सिस्टम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टेंशन फोर्स हमेशा पेयर में होगा, टेंशन फोर्स टेंशन फोर्स टेंशन फोर्स, यहाँ पे भी टेंशन फोर्स, राइट। और आप देख सकते हो पुली यहाँ से कनेक्टेड है तो इसका मोशन नहीं है, हमारे पास मोशन हो रहा है M1 और M2 का, और इनमें लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स हैं ग्रेविटी फोर्स दैट इज M1G और दूसरा है हमारे पास M2G, राइट। दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अब इस सिस्टम को हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग ये एज्यूम कर लें कि ये हमारे पास M1 M2 दोनों ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शनलेस पे रखे हुए हैं और एक एंड पे लग रहा है M1G और दूसरे एंड पे लग रहा है M2G। दोनों हमारे पास इस सिस्टम के लिए पुलिंग फोर्सेस हैं, राइट, दिस इज M2G और M2G इज ग्रेटर देन M1G, दैट मीन्स द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम शुड बी M2G माइनस M1G। तो F नेट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लें। अब इस सिस्टम के लिए नेट फोर्स आ गया। अब न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें। न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग लिखते हैं F इक्वल टू एम ए। F होता है नेट फोर्स, M होता है टोटल सिस्टम का मास और A होता है सिस्टम का एक्सलेशन। यहाँ पे हम लोग G कॉमन ले लें, राइट। अब F एक्सटर्नल हमारे पास आ गया, दैट शुड बी इक्वल टू M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई A। अब यहाँ से A की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की पिछले मेथड से जो वैल्यू कैलकुलेटेड है, दोनों के रिजल्ट यहाँ पे सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स दिस कैन बी ट्रीटेड एज ए शॉर्टकट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में। इस सिचुएशन में गिवन है कैलकुलेट द एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में देख सकते हो कि यहाँ पे एक टेबल स्मूथ सरफेस में M1 ब्लॉक रखा हुआ है। M1 block is connected with a light ideal string which is passing through this ideal pulley. Finally, the other end of the string is connected with M2. और यहाँ पे हमें एक्सलेशन कैलकुलेट करना है। एक्सलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ करना होगा, न्यूटन सेकेंड और थर्ड लॉ स्पेशली, और उसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ रख लेते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम M1 का। अब M1 में लगने वाले फोर्सेस देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फोर्स है टेंशन फोर्स, जो पुलिंग फोर्स है राइट वर्ड डायरेक्शन में। दूसरे फोर्सेस लग रहे हैं M1G और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टेबल,
राइट, लेकिन इसका मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो रहा है और फ्रिक्शन भी नहीं है, तो हमें इन फोर्सेस को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग यहाँ सो भी नहीं करते तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो जो हमारे लिए ज़रूरी फोर्स है उसको ड्रॉ करते हैं। टेंशन फोर्स, इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा बिकॉज दिस इज द आइडियल स्ट्रिंग। ये टेंशन फोर्स आ गया। ओके, अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम M2 का ड्रॉ कर लें। M2 में लगने वाले फोर्स एक तो ग्रेविटी फोर्स है और दूसरा हमारे पास स्ट्रिंग, जो सेम स्ट्रिंग है जो M1 के साथ भी कनेक्टेड है, इसका टेंशन दैट विल एक्ट इन द अपर डायरेक्शन बिकॉज टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर देंगे ये फोर्सेस एक्टिंग ऑन M2। अब हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। नाउ वी नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोग यहाँ पे देख लें, और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के पहले एक चीज़ और, बोथ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय द स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग, और हमारे पास जो एक्सलेशन की मैग्नीट्यूड M1 की होगी वही मैग्नीट्यूड M2 की होगी। M2 सर्टेनली नीचे जाएगा, तो इसका एक्सलेशन अगर मैंने स्मॉल ए लिया हुआ है डाउनवर्ड, तो इसका एक्सलेशन मैंने टेबल में राइट वर्ड डायरेक्शन में स्मॉल ए लिया हुआ है। तो अब लौटते हैं दोबारा हम लोग उसी डिस्कशन में इक्वेशन ऑफ मोशन में। इक्वेशन ऑफ मोशन में स्पेशली हम लोग यूज करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू ma। F मीन्स नेट फोर्स, m इक्वल टू टोटल मास, और a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम पहले हम लोग कंसीडर कर लें m1। m1 में नेट फोर्स जो मोशन दे रहा है वो कैपिटल T, और जो मास मूव कर रहा है वो है m1, और एक्सेलरेशन स्मॉल है। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, अब हम लोग इसको कंसीडर करते हैं m2 को। m2 में देख सकते हो कि मोशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेट फोर्स शुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू m2g माइनस टी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाई a, राइट। सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि अगर दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करें तो ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो ये t और t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा m2g, और यहाँ पे बचेगा m1a प्लस m2a। तो ये हो गया m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई a। इससे हमें एक्सलेशन की वैल्यू मालूम हो गई। नाउ वी कैन राइट द एक्सलेशन। दिस इज द एक्सलेशन फाइनली। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द सेम प्रॉब्लम बाय मेथड 2। मेथड 2 के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम प्लेस कर लिया, राइट। अब यहाँ पे दोनों ब्लॉक को M1 M2 को एक कॉमन सिस्टम की तरह से ट्रीट करें। देखें कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस आ रहे हैं। ये मैंने सिस्टम ले लिया, राइट। इस सिस्टम में टेंशन फोर्स इंटरनल हो जाएगा, और इंटरनल फोर्स का वेक्टर समेशन 0 होता है। तो इस सिस्टम के लिए टेंशन इज नॉट द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या हुआ, वो फोर्स जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। यहां एनालाइज करें इसका वेट m1g, इट इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेविटी फोर्स जो m1 रखा हुआ है मास, वो ग्रेविटी फोर्स इसके ड्राइविंग फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं m2g सिस्टम से बाहर जा रहा है, ये m2g सर्टेनली ड्राइविंग फोर्स है। दैट मीन्स हमारे पास ये मालूम पड़ गया इस सिस्टम में ड्राइविंग फोर्स है m2g। अब हम लोग इस सिस्टम को सिंप्लीफाई करते हैं। पूरे सिस्टम को हॉरिजॉन्टल सरफेस में, स्मूथ सरफेस पे रख लेते हैं। ये एक सिस्टम की तरह से ट्रीट किया। अब इस सिस्टम में ड्राइविंग फोर्स ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज m2g, राइट। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है F इक्वल टू ma। F इक्वल टू ma में F इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, जो हमारे पास m2g है। तो ये हमारे पास हो गया एक्सटर्नल फोर्स, एंड दिस शुड बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, और मास में होगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज m1 प्लस m2, राइट, मल्टीप्लाइड बाय a लिख देंगे। अब F एक्सटर्नल की जगह m2g लिख देंगे। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। आप देख सकते हो कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ आई हुई है और जो हमने प्रीवियस मेथड से कैलकुलेट की थी वो वैल्यू सेम वैल्यू है, राइट। तो ये सेकेंड मेथड से भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इन दिस इलस्ट्रेशन वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। हमें यहाँ पे m और 2m ब्लॉक्स हैं, उनका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देख सकते हो ये एक लाइट पुली है, आइडियल पुली है, और ये आइडियल स्ट्रिंग के थ्रू ये स्मॉल m और 2m कनेक्टेड है, और इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लें
कि 2m नीचे जा रहा है, 2m इज मूविंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सर्टेनली नीचे जाएगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका जो ड्राइविंग फोर्स होगा वेट का कंपोनेंट ये कम होगा 2m से। तो हमारे लिए ये हो जाएगा कि ये जो ब्लॉक है 2m दैट विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और स्मॉल m विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द इंक्लाइंड सरफेस। ओके, तो अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम में चलते हैं 2m के। 2m में लगने वाले फोर्सेस हैं, पहला फर्स्ट फोर्स इज द ग्रेविटी फोर्स दैट इज 2mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। टेंशन फोर्स विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट, दिस इज अ टेंशन फोर्स एंड इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोग इसके एक्सेलरेशन को स्मॉल ए ले लेते हैं, राइट, स्मॉल ए विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब स्मॉल ए अगर मैंने इसको डाउनवर्ड लिया है तो मुझे इंक्लाइन प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल ए लेना होगा इसके एक्सेलरेशन के तरीके से, राइट। अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें। इस फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग फोर्सेस वो ड्रॉ करेंगे, उस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे जिस डायरेक्शन में मोशन होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये टेंशन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, mg cos थीटा लगेगा नीचे की तरफ। इन फोर्सेस की हमें ज़रूरत नहीं थी, mg cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन की, राइट, हमें ज़रूरत थी mg sin थीटा और टेंशन फोर्स की। अगर इतना भी हम लोगों ने ड्रॉ किया होता तो हमारा काम चल गया होता, राइट। तो ये हमारे पास हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम के बाद हमारे पास बारी आती है इक्वेशन ऑफ मोशन की। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, राइट। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एफ नेट इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग एफ नेट देखें इस वाले ब्लॉक के लिए तो एफ नेट होगा इंक्लाइन प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, स्मॉल टी माइनस एम जी साइन थीटा दैट शुड बी इक्वल टू स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई ए। लेट दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम लोग इसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखें। इसमें एक्सेलरेशन है नीचे, दैट मीन्स द नेट फोर्स शुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा 2mg माइनस कैपिटल टी दैट शुड बी इक्वल टू 2m मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ए, सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को ऐड कर देना होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2mg माइनस mg साइन थीटा दैट शुड बी इक्वल टू 3ma। अब m कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m कैंसिल कर देंगे और फाइनल हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब इस प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व करते हैं मेथड 2 से। मेथड 2 के लिए हम लोग सिस्टम क्या लेते हैं, कंबाइन। दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम की तरह से ट्रीट करते हैं। तो दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम की तरह से अगर ट्रीट करें ये, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इंटरनल फोर्स और इंटरनल फोर्स का वेक्टर सम 0 होता है। अब देखते हैं कि ड्राइविंग फोर्स कौन कौन से हैं। ड्राइविंग फोर्स सरफेस के पैरेलल होते हैं, सरफेस जिसमें ये मूव कर सकता है उसके पैरेलल। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स होगा, यहाँ देखते हैं कि इस डायरेक्शन में मोशन है, राइट, और इसका मोशन है इस डायरेक्शन में, और ये जो सिस्टम को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये 2mg, राइट, ये 2mg है, और यहाँ पे ये फोर्स है mg साइन थीटा। तो ये आप देख सकते हो कि mg साइन थीटा मोशन के अपोजिट है और 2mg मोशन के पैरेलल है। तो अगर हमें नेट ड्राइविंग फोर्स मालूम करना होगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2mg माइनस mg साइन थीटा, राइट। और हम लोग इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। क्या करें कि इसको एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख लें। ये तो फोर्सेस हो गए लगने वाले। सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में हमेशा फोर्सेस ड्रॉ करने चाहिए इस मेथड में। जैसे यहाँ पे था तो सरफेस के पैरेलल, और अगर कोई वर्टिकल डायरेक्शन में हैंग कर रहा है तो हमें वेट ड्रॉ करने की ज़रूरत होगी। तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये बनाया, यहाँ पे हमारे पास मान लिया ये हमारे पास m1 m2 है दोनों, तो m1 में हमारे पास 2mg लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है हमारे पास mg साइन थीटा। ओके, अब नेट फोर्स क्योंकि मोशन 2mg की डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स इज 2mg माइनस mg साइन थीटा, और ये न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या बनेगा, एफ नेट दैट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास हो जाएगा 2m प्लस m, राइट। वही इक्वेशन आ रही है जो हमारे प्रीवियस मेथड में आई थी। फाइनल सेम एक्सप्रेशन हमें मिलेगा जो प्रीवियस मेथड में कैलकुलेट किया था। ओके, इन दिस इलस्ट्रेशन वी नीड टू फाइंड the acceleration of the bodies connected with the string in the ideal pulley particle system
एज सोन इन द फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड। आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर फर्स्ट में वी हैव टू ब्लॉक्स M1 एंड M2 कनेक्टेड बाय सिंगल स्ट्रिंग, और ये सिंगल स्ट्रिंग पास हो रही है फर्स्ट पुली फ्रिक्शनलेस पुली से, आइडियल पुली से, और सेकेंड टाइम ये सेकेंड फिक्स पुली से पास हो रही है, ये भी आइडियल पुली है, और इस स्ट्रिंग का दूसरा एंड M2 से कनेक्टेड है। जबकि यहाँ पे M1 के लेफ्ट साइड में कैपिटल F फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। कैपिटल F फोर्स अप्लाई करके हम लोग पूरे सिस्टम को लेफ्ट वर्ल्ड डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। ओके, सेकेंड सिचुएशन में यू कैन ऑब्जर्व इंस्टेड ऑफ वन स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग थी 1 में, यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर 1 आप ये देख सकते हो, आइडियल स्ट्रिंग जो पुली फिक्स पुली जो ये देख रहे हो इससे पास हो रही है, और इसका स्ट्रिंग का दूसरा एंड M1 के बॉटम साइड से कनेक्टेड है, और M1 M2 दोनों ब्लॉक सेकेंड स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं जो पास हो रही है इस सेकेंड आइडियल पुली से। ओके, तो these are the two situation and we need to find the accelerations of the bodies in the situation number 1 and situation number 2। पहले हम लोग एनालाइज करते हैं सिचुएशन नंबर 1 को। सिचुएशन नंबर 1 को हम लोग अगर देखें तो सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड ब्लॉक्स हैं, सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड ब्लॉक्स हैं, दैट मीन्स अगर हम लोग इसको मूव कराएंगे कैपिटल F से F फोर्स लगा के, तो कैपिटल F M1 को लेफ्ट वर्ल्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और इसका एक्सलेशन होगा लेफ्ट वर्ल्ड डायरेक्शन में, लेकिन M2 यहाँ पे इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट मीन्स इसका एक्सलेशन सेम मैग्नीट्यूड स्मॉल a होगा अपवर्ड डायरेक्शन में और इसका लेफ्ट वर्ल्ड डायरेक्शन में। ओके, तो ये तो हम लोगों ने एक्सलेशन के बारे में सोचा। अब सिंगल स्ट्रिंग है और वो भी आइडियल, तो सिंगल स्ट्रिंग अगर आइडियल होती है तो हमें मालूम है कि टेंशन की वैल्यू पूरी स्ट्रिंग में सेम होती है और टेंशन हमेशा पेयर में होता है, तो टेंशन फोर्स डिफरेंट सेगमेंट में हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं, यहाँ पे भी, राइट। तो दीज आर द टेंशन फोर्स, देख सकते हो इस सेगमेंट में टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द ब्लॉक M1, और यहाँ पे अवे फ्रॉम द पुली, यहाँ पे अवे फ्रॉम द पुली, यहाँ पे भी अवे फ्रॉम द पुली, यहाँ पे भी अवे फ्रॉम द पुली, और यहाँ पे अवे फ्रॉम द ब्लॉक। वाई? बिकॉज टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स। अब टेंशन फोर्स ड्रॉ करने के बाद हम लोग यहाँ पे M1 को एनालाइज करें। M1 में लगने वाले फोर्सेस हमारे पास 2 फोर्सेस हैं, कैपिटल T और कैपिटल F, बट इट इज मूविंग इन द लेफ्ट वर्ल्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स कैपिटल F शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल T। तो न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो F इक्वल टू MMA में F विल बी द नेट फोर्स, जो हम लोग कहते हैं उसकी वैल्यू होगी कैपिटल F माइनस कैपिटल T, दैट इज इक्वल टू M1 मल्टीप्लाइड बाई A। लेट दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इक्वेशन नंबर 2 हम लोग लेने के लिए इस M2 के फ्री बॉडी डायग्राम को एनालाइज करेंगे। M2 में लगने वाला एक फोर्स तो कैपिटल T तो आप देख ही रहे हो, दूसरा फोर्स ग्रेविटी फोर्स होगा M2G डाउनवर्ड। अब हमारे पास दोनों फोर्सेस लग गए। अब यहाँ पे मोशन हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स कैपिटल T शुड बी ग्रेटर देन M2G। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन सेकेंड लॉ की होगी। न्यूटन सेकेंड लॉ होता है F नेट इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन। तो F नेट की जगह हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल T माइनस M2G, दैट इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाइड बाई A, सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो यू कैन ऑब्जर्व कैपिटल T विल गेट कैंसिल। हम लोग सपोज दोनों को ऐड कर दें तो कैपिटल T यहाँ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, F, यहाँ पे F कैपिटल F माइनस M2G, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑन द राइट हैंड साइड M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई A। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम आएगा और एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम ही एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक्स होगा। अब इस सिचुएशन को हम लोग मेथड नंबर 2 से भी एनालाइज कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 से एनालाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डायग्राम को प्लेस करते हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं पूरे को सिस्टम एक साथ कंसीडर करूं, सपोज दिस इज अवर कंप्लीट सिस्टम, यू कैन ऑब्जर्व टेंशन फोर्स इज इंटरनल टू द सिस्टम। अब टेंशन फोर्स अगर इंटरनल टू द सिस्टम है तो इस सिस्टम में ड्राइविंग फोर्स के नाम पे सरफेस के पैरेलल जो मोशन के पैरेलल फोर्सेस हैं वो हैं कैपिटल F और M2G, राइट। ड्राइविंग फोर्सेस जो होंगे वो हमेशा मोशन के पैरेलल या सरफेस के पैरेलल होंगे। अब यहाँ पे कैपिटल F की वैल्यू ज़्यादा है M2G से, तो हम लोग यहाँ पे नेट फोर्स लिखने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से।
राइट। एज्यूम कर लेंगे कि दोनों हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं, कैपिटल एफ यहाँ लगा रहे हैं ये वाला, और M2G ये लग रहा है, तो नेट फोर्स कैपिटल एफ माइनस M2G हो जाएगा, और दैट शुड बी इक्वल टू M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई ए, राइट। ये एक्सलेशन है, तो एक्सलेशन वी कैन राइट डायरेक्टली, और यहाँ पे देख सकते हो ये वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की हुई है और प्रीवियस मेथड से दोनों सेम है, तो हम लोग मेथड 2 भी यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट का डायग्राम प्लेस करते हैं यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि मोशन कैसे हो रही है। कैपिटल एफ से फोर्स लगा के हम लोग इसको यहाँ पे पुल कर रहे हैं, तो M2 विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, M1 विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। और दोनों ऑब्जेक्ट एक सेम टाइप की स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यहाँ पे देख सकते हो दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो जितना एक्सलेशन इसका ऊपर होगा उतना ही एक्सलेशन इसका नीचे होगा, ओके। तो अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लें। अच्छा, स्ट्रिंग में टेंशन, दोनों स्ट्रिंग अलग अलग हैं तो टेंशन भी ड्रॉ कर लें। तो ये स्ट्रिंग में टेंशन मैंने T1 और इस स्ट्रिंग में टेंशन मैंने T2 ले लिया, क्योंकि यहाँ सिंगल स्ट्रिंग नहीं थी। अब हम लोग चलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के पहले एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। आप देख सकते हो कि ये एक आइडियल स्ट्रिंग है, और आइडियल स्ट्रिंग है, और यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है कैपिटल एफ। तो अगर हम लोग स्ट्रिंग के एंड पे कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं आइडियल स्ट्रिंग में, दैट बिकम टेंशन, दैट मीन्स टेंशन इन दिस स्ट्रिंग शुड बी इक्वल टू कैपिटल एफ, दैट मीन्स T1 इक्वल टू कैपिटल एफ। तो जहाँ कहीं पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो T1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैपिटल एफ रखेंगे, राइट। तो अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें लगने वाले फोर्सेस हैं, एक तो टेंशन फोर्स T2 ऊपर, T1 नीचे, और M1G डाउनवर्ड, दैट इज अ वेट, M1G T1 एंड दिस इज T2, ये फोर्सेस हो गए। और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, बिकॉज ये हम लोग इसको पुल कर रहे हैं लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो सर्टेनली इट विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, ओके। अब इसके बारे में देखते हैं, क्या हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम के लिए नाउ वी कैन ऑब्जर्व द फोर्सेस एक्टिंग ऑन M2। M2 में एक तो वेट लगेगा M2G नीचे, और टेंशन फोर्स T2 लगेगा, और इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ। तो फ्री बॉडी डायग्राम तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले हम लोग इसकी लिखते हैं, M1 की। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जैसा हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वी अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में है कैपिटल एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन। अब अगर हम लोग इसमें देखें, इसको सिस्टम की तरह से ट्रीट करें, इसका मोशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो इसमें लिखने के लिए नेट फोर्स क्या लिखना पड़ेगा, M1G प्लस T1 माइनस T2, दिस विल बी द नेट फोर्स, दैट इज इक्वल टू M1 मल्टीप्लाइड बाई, राइट। तो ये हमने लिख दिया, और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, T1 जो हमारे पास है वो F के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 में देखते हैं, इसको सिस्टम देखते हैं, और यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। ऑब्जर्व करें नेट फोर्स इसमें किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में एक्सलेशन, एक्सलेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू T2 माइनस M2G, ओके, एंड दिस शुड बी इक्वल टू M2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर ले। सॉल्व करने के बाद हमें स्मॉल ए की वैल्यू आएगी, हम लोग क्या करें, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर हम लोग दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे तो देख सकते हो T2 विल गेट कैंसिल, और हमारे पास जो आ जाएगा बचा हुआ टर्म वो होगा M1G प्लस कैपिटल F माइनस M2G, दैट शुड बी इक्वल टू इन दोनों टर्म का सम, दैट इज M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई। इससे हमें एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी। एक्सलेशन की वैल्यू फाइनल कैलकुलेट करने के बाद ये आएगी। अब इस सिचुएशन को हम लोग मेथड 2 से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं मेथड 2 से सॉल्व करने के बाद क्या सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। डायग्राम प्लेस करते हैं इस तरह से, ओके। कंप्लीट M1 M2 और ये स्ट्रिंग के साथ ये पूरे को एक सिस्टम की तरह से ट्रीट करते हैं। तो देख सकते हो कि ये टेंशन फोर्स इंटरनल टू द सिस्टम 0 हो जाएगा। अब इसमें एक्सटर्नल फोर्स होगा इस डायरेक्शन में कैपिटल F, क्योंकि मोशन इसी डायरेक्शन में है। इसका मोशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और मोशन के पैरेलल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स यहां पे होगा M2G, राइट।
अब हम लोग इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और, M1 में भी एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी का लगेगा, ये लगेगा हमारे पास M1G। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें, ये फोर्स मोशन के पैरेलल कैपिटल F लग रहा है। M1 में मोशन के पैरेलल, इसका मोशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मोशन के पैरेलल M1G लग रहा है, और यहाँ पे मोशन के अपोजिट M2G लग रहा है। तो इस पूरे सिस्टम को एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस में रख देते हैं, और यहाँ पे M1 जहाँ पे है उसमें फोर्स लगा देते हैं M1G और ये कैपिटल F। ये कैपिटल F आप देख सकते हो कि ये लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ लगा दिया, राइट। अब देखते हैं मोशन के पैरेलल जो फोर्स है M1G, और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है M2G। अब नेट फोर्स ऑन द सिस्टम देखते हैं कितना हो जाएगा, कैपिटल F प्लस M1G माइनस M2G, दैट शुड बी इक्वल टू M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन। इसका एक्सलेशन A है, तो देख सकते हो कि हमारे पास सेम वैल्यू आ गई एक्सलेशन की जो हमने प्रीवियस मेथड में कैलकुलेट की थी। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इन दिस सिचुएशन वी आर गिवन डायग्राम, देखते हैं ये डायग्राम है। ओके, वी नीड टू कैलकुलेट द एक्सलेशंस ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन द स्ट्रिंग। यहाँ पे देख सकते हो M1, M2, M3 ये कनेक्टेड हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर 1 M1 और M2 को कनेक्ट कर रही है, और स्ट्रिंग नंबर 2 M2 और M3 को कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे हमें M1, M2, M3 की भी वैल्यूज गिवन है। M1 इक्वल टू 2 kg, M2 इक्वल टू 2 kg, M3 इक्वल टू 1 kg। तो हमें यहाँ पे एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करना है। ओके, पहले जरा एनालाइज कर लेते हैं। हम लोग अगर यहाँ देखें, इस पुली के राइट हैंड साइड में M2 2 और M3 1 है, तो इस तरफ वेट ज़्यादा है, 3 kg के करस्पॉन्डिंग वेट है, और इस तरफ वेट कम है, 2 kg के करस्पॉन्डिंग। दैट मीन्स M1 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और M2 और M3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन दोनों केसेस में सेम होगी। तो अब हम लोग डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ चलते हैं, एनालाइज करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेट जो है, मासेस हैं, उनको लिख लेते हैं। ये वैल्यू, ये मासेस आ गए, राइट। इसमें लगने वाले फोर्स, इसमें लगने वाला फोर्स है टेंशन फोर्स। जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है, सपोज इसमें टेंशन फोर्स हम लोग T1 ले लें, तो T1 विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, M1G विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हमारे पास फोर्सेस होंगे, राइट। और इसका एक्सप्रेशन हमें मालूम है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब M2 की तरफ चलते हैं। M2 पे लगने वाले फोर्स, T1 टेंशन ऊपर की तरफ, इसका टेंशन एज्यूम कर लेते हैं T2 नीचे की तरफ, और M2G वेट है इसका डाउनवर्ड, राइट। T2 और T1 भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये फ्री बॉडी डायग्राम, और हमें मालूम है इसका एक्सलेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्मॉल है। ओके, अब हम लोग चलते हैं M3 ब्लॉक में। M3 ब्लॉक में लगने वाले फोर्सेस हैं टेंशन फोर्स, सेकेंड स्ट्रिंग है T2 ऊपर की तरफ, और M3G नीचे की तरफ। ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम के बाद बारी आती है इक्वेशन ऑफ मोशन की। दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले इसमें अप्लाई करते हैं। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सलेट हो रहा है, तो नेट फोर्स अपवर्ड होगा। तो नेट फोर्स इसमें कितना हो जाएगा, T1 माइनस M1G। M1 की वैल्यू है 2, G की वैल्यू 10, तो हमारे पास हो जाएगा T1 माइनस 20 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई A। ये इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, M2G प्लस T2 माइनस T1। M2 की वैल्यू है 2 और G 10, तो हमारे पास हो जाएगा T2 प्लस 20 माइनस T1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन, राइट। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे भी न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करें। यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा M3G माइनस T2 इक्वल टू M3 मल्टीप्लाइड बाई A। M3 की वैल्यू हमारे पास 1, G की वैल्यू 10, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस T2 इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई A। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ओके, अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें। अगर हम लोग तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो T1 T1 T2 T2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 20 और 20 भी कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे आएगा 10
और राइट हैंड साइड में आएगा 5a। तो चलो इसे हम लोग लिख लेते हैं। इससे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 10 इक्वल टू 5a, एक्सेलरेशन इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की हुई इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 1 में एक्सेलरेशन की वैल्यू रखते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा t1 माइनस 20 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, राइट। दैट मीन्स t1 इक्वल टू 24 न्यूटन। ओके, अब यहाँ रख देते हैं t2 की वैल्यू के लिए। यहाँ वैल्यू 2 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 आ गया, और यहाँ पे t2 राइट हैंड साइड में गया तो 10 माइनस 2 और ये वैल्यू आ जाएगी t2 इक्वल टू 8 न्यूटन। ये हमारे पास टेंशन आ गया। अब हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 2 के लिए डायग्राम प्लेस करते हैं। अब अगर हम लोग देखें, इसका मोशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मोशन है अपवर्ड डायरेक्शन में। देखते हैं मोशन के पैरेलल कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो इसका वेट एक्ट कर रहा है m1g, इसका वेट एक्ट कर रहा है m2g और इसका वेट कर रहा है m3g, राइट। ये m2g और m3g ये मोशन के अलोंग है, मोशन को सपोर्ट कर रहे हैं और ये मोशन को अपोज कर रहा है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को एज्यूम कर लेते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। इस तरह से मोशन के पैरेलल फोर्सेस इन दोनों में लगा देंगे और मोशन के अपोजिट फोर्स इसमें लगा देंगे, और पूरा एक्सेलरेशन हम लोग को मालूम है सिस्टम का सेम है। ये देख सकते हो मैंने ये लगाया और एक्सेलरेशन हमारे पास है स्मॉल है। ओके, अब हमारे पास नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। वी नीड टू कैलकुलेट द नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, m2g प्लस m3g माइनस m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, यहाँ पे हम लोग g कॉमन ले लेते हैं नोमिनेटर में। ये अब m1 m2 m3 की वैल्यू हम लोगों को मालूम थी, ये कॉपी कर लेते हैं, रख लेते हैं यहाँ पे, ये m1 m2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, m2 इक्वल टू 2, m3 इक्वल टू 1, m1 इक्वल टू 2, ये और g की वैल्यू 10। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ रहा था प्रीवियस मेथड से भी, राइट। तो सेकेंड मेथड जो रिलेटिवली हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए एक फास्ट मेथड हो सकता है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। In this illustration, it is given if man is moving up with acceleration g by 3 with respect to the rope, then calculate. You can observe here in this diagram. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैन एक रोप का एंड हेल्ड किए हुए है और ये g/3 एक्सेलरेशन से रोप के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है। दिस एक्सेलरेशन इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस एक्सेलरेशन इज विद रिस्पेक्ट टू रोप। ओके, और ये है g/3। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रोप का दूसरा एंड कैपिटल M ब्लॉक से कनेक्टेड है। कैपिटल M ब्लॉक सर्टेनली नीचे की तरफ जाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सलेट होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, और हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मैन का एक्सलेशन और ब्लॉक का एक्सलेशन विल नॉट बी इक्वल, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल नहीं होगा। ये इस केस में इक्वल होता अगर ये मैन एक्सलेट नहीं कर रहा होता और सिंपली हेल्ड किया होता स्ट्रिंग को, तो ये एक्ट करता जस्ट लाइक ए ब्लॉक। लेकिन यहाँ पे ये मैन मूव कर रहा है रोप के रिस्पेक्ट में, दैट्स वाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द मैन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द कैपिटल M विल बी डिफरेंट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वी नीड टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द कैपिटल M। द सेकेंड पार्ट वी नीड टू कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड इट इज गिवन capital M is 10m. That means the mass of the block is 10 times greater than the mass of the man. Okay, अब अगर हमें सिचुएशन एनालाइज करनी है तो हमें सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले हम लोग मैन को कंसीडर करते हैं। ओके, और एक काम और करते हैं, सपोज इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल a ले लेते हैं। ओके, अब चलो मैन को सिस्टम ले। इफ वी टेक मैन एज अ सिस्टम, यू शुड कंसीडर हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द मैन। मैन में कितने फोर्सेज लगने चाहिए हम लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। वन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज द टेंशन फोर्स, एंड सेकेंड इज द फील्ड फोर्स, दैट इज द ग्रेविटी फोर्स, वेट। ओके, तो दोनों फोर्सेज हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द वेट mg एंड द टेंशन फोर्स, राइट।
और हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था क्योंकि मैन रोप के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहा है, तो मैन का एक्सलेशन और रोप का एक्सलेशन डिफरेंट होगा, और जो रोप का एक्सलेशन है वही एक्सलेशन ऑफ द कैपिटल एम है, बिकॉज कैपिटल एम सिंपली टाई है, बंधा हुआ है उससे, ये अपने आप मूव नहीं कर रहा है। दैट्स वाई द एक्सलेशन ऑफ द रोप एंड एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी इक्वल। तो मैन का एक्सलेशन हम लोग यहाँ पे कुछ अज्यूम कर लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ए स्मॉल एम। ओके, तो अब हम लोग कंसीडर करते हैं कैपिटल एम ब्लॉक को। कैपिटल एम ब्लॉक में लगने वाले, अगेन वी कैन ऑब्जर्व टू फोर्सेस, वन इज द टेंशन फोर्स, और यहाँ देख सकते हो कि स्ट्रिंग लाइट है और ये फ्रिक्शनलेस पुली है, दैट्स वाई टेंशन इन द स्ट्रिंग और रोप विल बी यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे फोर्सेस होंगे कैपिटल एम में कैपिटल एम जी, और टेंशन फोर्स जो होगा कैपिटल टी के बराबर। ओके, तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम, और इसका एक्सलेशन वही होगा जो हमने रोप का एक्सलेशन लिया है, डाउनवर्ड स्मॉल है। अब एक्सलेशन ऑफ द मैन की बात करें तो एक्सलेशन ऑफ द मैन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सलेशन ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप, बिकॉज ही इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू रोप, प्लस एक्सलेशन ऑफ द रोप। हम लोग इसे वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब एक्सलेशन ऑफ स्मॉल एम दैट इज अ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और ये गिवन है हमें GY3। ओके, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा GY3, और रोप एक्सलेट करेगी स्मॉल ए एक्सलेशन से यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्सलेशन ऑफ द मैन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा GY3 प्लस ए, राइट। ये हमारे पास हो गया एक्सलेशन ऑफ द मैन। ओके, अब फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, एक्सलेशन द मैन को रिलेट कर दिया एक्सलेशन द रोप के साथ। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैन की देखें। मैन पे लगने वाले फोर्सेस हैं अपवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल टी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल एम जी, राइट। और एक्सलेशन इसका कहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में तो नेट फोर्सेस शुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स, दिस विल बी द नेट फोर्स एंड दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ द मैन मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन ऑफ द मैन। तो चलो ये इक्वेशन लिखते हैं हम लोग मैन के लिए सबसे पहले, दिस वन, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, राइट। अब हम लोग चलते हैं ब्लॉक के बारे में बात करने में। ब्लॉक पे एक्सलेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक शुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हमारे पास है कैपिटल एम जी माइनस कैपिटल टी इक्वल टू कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ द ब्लॉक इज 10 टाइम मास ऑफ द मैन। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल एम की जगह 10 स्मॉल एम लिख सकते हैं, दोनों जगह, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, राइट। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 मिल गई है। सबसे पहले हम लोग एक्सलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कैपिटल टी कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 mg है और ये mg है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे आएगा 9 mg, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास है 10 ma और यहाँ पे mg/3 प्लस स्मॉल ए है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 ma प्लस mg/3, राइट। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को लिख देते हैं, राइट। इसको रीअरेंज कर लेंगे तो हमें स्मॉल ए की वैल्यू मिल जाएगी 26 डिवाइडेड बाई 36g। दिस इज द एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक। अब अगर हमें टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। चाहे इस इक्वेशन में बेहतर होगा हम लोग इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करें, तो ये हमारे पास है 10 mg माइनस टी दैट इक्वल टू 10 multiplied by small m multiplied by 26 divided by 33a। अब देख सकते हो हम लोग यहाँ से अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। 36 मल्टीप्लाइड बाई ये g है, तो अब हम लोग यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग वी कैन कैलकुलेट हियर। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इन दिस इलस्ट्रेशन वी आर गिवन दिस फिगर। आप देख सकते हो कि ये टेबल है, टेबल की टॉप सरफेस स्मूथ है और इसमें 3 kg ब्लॉक रखा हुआ है, राइट। और यहाँ पे देख सकते हो वी हैव द 2 आइडियल स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग 1 यू कैन से दिस वन, और ये स्ट्रिंग लाइट और आइडियल पुली से पास हो रही है, और फाइनली
2 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। सिमिलरली 3 kg ब्लॉक के राइट साइड में स्ट्रिंग नंबर 2, राइट साइड की स्ट्रिंग यू कैन ऑब्जर्व, ये पास हो रही है आइडियल पुली से अगेन एंड इट इज कनेक्टेड विद 1 kg ब्लॉक हियर, राइट? एंड हियर we need to first calculate the acceleration, and in the second part we need to calculate the net force applied by string on the pulley. ये पुली नंबर 1 और ये पुली नंबर 2 पे ये स्ट्रिंग कितना फोर्स अप्लाई करेंगे ये भी हमें कैलकुलेट करना है। ओके, हम लोग यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ चलते हैं। इस डायग्राम को रख लेते हैं नेक्स्ट पेज में, दिस वन। ओके, हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें, वी हैव 2 स्ट्रिंग्स, दिस इज द स्ट्रिंग नंबर 1 और ये स्ट्रिंग नंबर 2। अगर 2 स्ट्रिंग है तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन डिफरेंट होगा। आइडियल स्ट्रिंग्स हैं, आइडियल रोप है, तो टेंशन की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी। सपोज इस स्ट्रिंग में टेंशन है T1, टेंशन हमेशा पेयर में होता है। सिमिलरली लेट अस अज्यूम टेंशन इन दिस पार्ट और दिस स्ट्रिंग इज T2, यहाँ पे भी टेंशन यू कैन ऑब्जर्व हमेशा हर सेगमेंट में पेयर में। तो टेंशन हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब टेंशन के बाद हम लोग चलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg, राइट? 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हमें ड्रॉ करना है तो वी कैन ऑब्जर्व 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द 2 kg ब्लॉक, वन इज टेंशन T1, अदर वन इज द ग्रेविटी फोर्स दैट इज द वेट, और G की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 10 यूज कर रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, 20 न्यूटन विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड T1 विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि सिस्टम का मोशन कैसे होगा। यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे 20 न्यूटन लगेगा डाउनवर्ड और यहाँ पे लगेगा 10 न्यूटन। तो इस केस में देख सकते हो कि यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स आएगा 3 kg के लिए, दैट विल बी इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स ये नीचे मूव करेगा और ये ऊपर मूव करेगा। अब यहाँ पे सभी सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जैसे देख सकते हो ये सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्सलेशन होगा 3 kg का वो 2 kg का होगा, और यहाँ पे भी सिमिलर स्टेटमेंट वैलिड है, जो एक्सलेशन 3 kg का होगा 1 kg का। दैट मीन्स अगर ये नीचे मूव कर रहा होगा स्मॉल ए एक्सलेशन से, तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में स्मॉल ए से, और ये वाला ब्लॉक स्मॉल ए एक्सलेशन से अपवर्ड। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द 2 kg ब्लॉक। अब हम लोग चलते हैं 1 kg के लिए, राइट? 1 kg में अगेन यू कैन ऑब्जर्व 2 फोर्सेस, वन इज द ग्रेविटी फोर्स दैट इज अ 10 न्यूटन, अदर इज द टेंशन फोर्स T2 अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, और इसका एक्सलेशन जैसा डिस्कस किया था दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब हम लोग 3 kg को देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि मोशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ 3 kg इज ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, देयर इज नो फ्रिक्शन। हमारे पास टेबल और ब्लॉक में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है और इसका मोशन केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेबल की सरफेस के अलॉन्ग है। दैट मीन्स वी नीड नॉट टू मार्क द फोर्सेज एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट मीन्स वी नीड नॉट टू मार्क द फोर्सेज ऑफ द ग्रेविटी एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय टेबल ऑन द 3 kg। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग एज इट इज ले लेंगे। लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है T1 और राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है T2। ओके, तो अब फ्री बॉडी डायग्राम के बाद अब बारी आती है इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे वैलिड करेंगे, लगाएंगे F इक्वल टू ma, जहाँ पे F का मतलब होता है नेट एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, और मास स्मॉल m, और A इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसको एनालाइज करें तो इसमें नेट फोर्स, बिकॉज इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन इसका है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो नेट फोर्सेस में होगा 20 माइनस T1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ए, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको देख लें, ये ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स नेट फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और नेट फोर्स हो जाएगा T2 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई ए, राइट? अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, इसी फ्री बॉडी डायग्राम से कंसल्ट करते हुए। इसमें ड्राइविंग फोर्स होगा लेफ्ट डायरेक्शन में। ओके, तो T1 शुड बी ग्रेटर देन T2, तो यहाँ पे हो जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन, थर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास ये तीनों इक्वेशन आ गई। अगर इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्मॉल ए और टेंशन की। ओके, तो सबसे पहले स्मॉल ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तीनों इक्वेशन ऐड करेंगे तो देख सकते हो T1 T1 से, T2 T2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 20 माइनस 10 ये आ जाएगा 10, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखें 3 to 5 प्लस 1 तो ये 6 हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6 से
इससे हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे इस ब्लॉक का, राइट। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद जो आता है ये वैल्यू होगी हमारे पास 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में सपोज, तो ये है 20 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज 10 डिवाइडेड बाई 3। तो T1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, 60 माइनस 10 ये आ गया 50 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ T2, तो यहां पे आ जाएगा T2 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू यहां पे 5/3। तो T2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 प्लस 5/3, तो ये आ जाएगी 35 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे ये वैल्यूज लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास ये आया था और सेकेंड इक्वेशन से ये वैल्यू आई थी 35 डिवाइडेड बाई 3। अब टेंशन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं पुली पे लगने वाले फोर्सेस के बारे में। अगर हम लोग लेफ्ट पुली को देखें तो यहाँ पे लेफ्ट पुली पे स्टिंग फोर्स लगा रही है और T1 एंड T1, आप इसे अगर पूरा फोकस करो तो ये फोर्सेस हैं। अगर ये पुली है तो T1 फोर्स ये लग रहा है, T1 फोर्स ये लग रहा है, तो रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। तो T1 और T1 फोर्सेस ये रिजल्टेंट लगाएंगे। इसी तरह से T2 और T2 फोर्स यहाँ पे ये रिजल्टेंट लगाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करें P1 में, तो P1 का फोर्स हो जाएगा अंडर रूट T1 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर, और सिंपली लिख सकते थे √2 मल्टीप्लाइड बाई T1, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री एंगल पे हैं, राइट। ऐसे लिख सकते थे 50 √2 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन, और यहाँ पे आ जाएगा 35 निकाला था ये, तो 35 √2 डिवाइडेड बाई 3, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा पुली नंबर 2 पे नेट फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। इन दिस इलस्ट्रेशन वी आर गिवन 2 identical blocks A and B connected using a light inextensible string passing over 2 light smooth pulleys fixed to the blocks as shown in the figure। आप देख सकते हो ब्लॉक नंबर 1 स्मॉल एम मास, ब्लॉक नंबर 2 जिसे बी ब्लॉक कह रहे हैं इसका भी मास स्मॉल एम है, और ये हम लोग यहाँ पे इसको स्मूथ सरफेस पे रखे हुए, और ये पुली कनेक्टेड है ब्लॉक ए से, यहाँ पे लाइट पुली आइडियल पुली कनेक्टेड है ब्लॉक बी से, और ये एक सिंगल स्ट्रिंग आप देख सकते हो। इस सिंगल स्ट्रिंग का आइडियल स्ट्रिंग का जो एक एंड है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये एक पैक के साथ कनेक्टेड है, और ये पास हो रही है लाइट पुली से। इस तरह से यू कैन फॉलो द मूवमेंट ऑफ माई पेन टिप, और फाइनली यहाँ से ओके ये स्ट्रिंग कनेक्टेड थी। कंसीडर नो फ्रिक्शन एनीवेयर एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज नॉट टचिंग द पुली इज हॉरिजेंटल। ये पुली को टच नहीं कर रहा तो ये हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल है, और ये भी हॉरिजेंटल है। इफ ए हॉरिजेंटल फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन ए, ये F1 अगर हमने ए पे अप्लाई किया, द मैग्नीट्यूड द मोमेंट ऑफ द सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ ए एंड बी चेंजेस एट द रेट कैपिटल आर। अगर हमने ए पे फोर्स F1 अप्लाई किया, ये गिवन है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम लीनियर मोमेंटम, अगर हम लोग ए और बी को कंबाइन सिस्टम ले लें तो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कैपिटल आर रेट से चेंज हो रहा है। ओके, और अगर हम लोग यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट सेकेंड लॉ थर्ड लॉ हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था, उसमें हम लोगों ने देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ पे अगर कहा गया है कि अगर हम लोग F1 फोर्स लगाते हैं इस पे, तो लीनियर मोमेंटम इस रेट से चेंज हो रहा है, दैट मींस फोर्स इज कैपिटल आर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज द फोर्स F1 इज रिमूव। अब हमने फोर्स F1 रिमूव कर दिया है, राइट, और अब हमने फोर्स लगाया हुआ है F2, किस पे लगाया हुआ है, बी ब्लॉक पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम A प्लस बी वंस अगेन चेंजेस एट द रेट कैपिटल आर। अगर हमने बी पे फोर्स लगाया कैपिटल F, तो लीनियर मोमेंटम यहाँ पे चेंज होने लगा, चेंज होने की रेट हो गई कैपिटल आर। तो capital R is the net force, right? You can say capital R will be net force because rate of change of the linear momentum is the net force.
अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पहले देख लें। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विच फोर्स इज लार्जर, F1 और F2। F1 और F2 में कौन सा फोर्स लार्ज है, ये हमें डिसाइड करना है। ये डिसाइड करने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ज़रूरी है, तो इसको प्लेस करते हैं नेक्स्ट पेज में, ये फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में हमें सबसे पहले सिस्टम डिसाइड करना होगा। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था ए और बी को हम लोग सिस्टम ले रहे हैं, तो हम लोग सिस्टम की बाउंड्री बना लें। दिस इज सिस्टम, और सिस्टम में इंक्लूड हो गया ब्लॉक्स एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्योंकि लाइट है तो इसके लीनियर मोमेंटम की बात नहीं होगी, केवल ब्लॉक के लीनियर मोमेंटम की बात होगी। ओके, अब फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में तो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स दिखलाते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, राइट। तभी हम लोग इसका प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। कई बार फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जर्व करना मिस कर देते हैं, तो इस इलस्ट्रेशन में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना होगा कि कौन से फोर्सेस एक्सटर्नल है। एक तो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग आसानी से देख रहे हैं, F1। टेंशन एक्सटर्नल नहीं होगा क्योंकि देख रहे हो ये इंटरनल टू द सिस्टम है और हमेशा टेंशन पेयर में होता है, तो नेट इंटरनल फोर्स यहाँ 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखो, ये पैग लगी हुई है या सपोर्ट है जहाँ से स्ट्रिंग टाई है, स्ट्रिंग यहाँ से बंधी हुई है। अगर यहाँ से बंधी हुई तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से आ सकता है। अब इस पैग में या इस सपोर्ट में राइट वर्ड डायरेक्शन में, अगर इस सपोर्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो देखो इसमें राइट वर्ड डायरेक्शन में लग रहा है T1। दैट मीन्स स्ट्रिंग इज पुलिंग द पैग विद द फोर्स T1 इन द राइट वर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ये पैग स्ट्रिंग को लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में T1 फोर्स से पुल करेगी। दैट मीन्स द एक्सटर्नल फोर्स acting on the system is not only F1 but we have F1 and T1 as external force। तो ये भी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होगा। ये फोर्स कौन सा, फोर्स अप्लाइड बाय सपोर्ट ऑन द स्ट्रिंग। ओके, अब हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम में जो लग रहे थे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स निकालते हैं, क्या हो जाएगा, F1 प्लस T1। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट में। इफ horizontal force F1 is applied to capital A, the magnitude of the momentum of the system comprising A and B changes at the rate of capital R। अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम में जो नेट एक्सटर्नल फोर्स F1 प्लस T1 है, दैट शुड बी इक्वल टू कैपिटल R। तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल R इक्वल टू F1 प्लस T1, राइट। अब यहाँ से F1 की वैल्यू आ जाएगी R माइनस T1। ओके, ये तो हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन निकालने के लिए। जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं F2, किस पे लगाएंगे, बी ब्लॉक पे। तो अब हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा दिया बी ब्लॉक पे। सिमिलर टू द प्रीवियस केस, वी नीड टू आइडेंटिफाई द बाउंड्रीज ऑफ आवर सिस्टम। और आवर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे, दोनों ब्लॉक और स्ट्रिंग। ये हमारे पास सिस्टम की बाउंड्री हो गई, राइट। ये सिस्टम है, ब्लॉक स्ट्रिंग। ये एक्सटर्नल फोर्स तो फर्स्ट साइड में ऑब्जर्व कर सकते हैं, और टेंशन फोर्स यहाँ पे जो भी होगा, सपोज T2 ले लिया टेंशन, और ये इंटरनल टू द सिस्टम होगा। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे भी अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स, ये जो सपोर्ट है या पैग है, ये लगाएगा स्ट्रिंग में लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में T2। ओके, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय सपोर्ट ऑन द स्ट्रिंग। अब हमारे पास नेट फोर्स यहाँ पे दिखलाई दे रहे हैं। क्या क्या है हमारे पास नेट फोर्स, F2 माइनस T2। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज F2 माइनस T2, राइट। तो इससे हम लोग R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे F2 की वैल्यू लिख लेंगे, F2 इक्वल टू कैपिटल R प्लस T2। और प्रीवियस केस में हमारे पास आई थी F1 इक्वल टू कैपिटल R माइनस T1। तो सर्टेनली हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, F2 इज ग्रेटर देन F1। दैट मीन्स F2 इज ग्रेटर देन F1। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। In the system shown in the figure, all surfaces are smooth। आप देख सकते हो कि ये ग्राउंड जिसमें ब्लॉक C और A रखा हुआ है, ये स्मूथ है, और
सी के टॉप सरफेस में जिसमें ब्लॉक बी रखा हुआ है ये भी स्मूथ है. Block A and B have the same mass small m each and mass of the block C is twice small m. All pulleys are massless and fixed to block C. देख सकते हो ये पुली 4 पुलीज और ये C ब्लॉक से इसका साइज स्लाइटली बिगर देन A and B, राइट, और इसका मास भी ज़्यादा है 2m. Next part of the question says strings are light and force F is applied at the free end of the string which is horizontal. ये horizontal है और यहाँ पे हमने फोर्स कैपिटल F लगाया हुआ है. ओके, अगर स्ट्रिंग लाइट है और उसके एंड पे हमने फोर्स कैपिटल F लगाया हुआ है, दैट मीन्स द टेंशन इन दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग और इन दिस स्ट्रिंग शुड बी कैपिटल F. तो यहाँ पे हमें मालूम करना है फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ ऑल 3 ब्लॉक्स. हमें तीनों ब्लॉक के एक्सेलेरेशन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है. इसके लिए हमें यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा. प्लेस कर लेते हैं डायग्राम को नेक्स्ट पेज में यहाँ पे. ओके, हम लोग यहाँ पे अगर ब्लॉक ए के बारे में बात करें तो ब्लॉक ए पे ड्राइविंग फोर्स है टेंशन इन दिस स्ट्रिंग. 2 स्ट्रिंग है, सर्टेनली टेंशन अलग अलग होगा. इस स्ट्रिंग का टेंशन के बारे में हमें मालूम नहीं है तो इस स्ट्रिंग के टेंशन को हम लोग कैपिटल टी लिख लेते हैं. तो सबसे पहले इस पे लगने वाला फोर्स ड्राइविंग फोर्स बनाए कैपिटल टी इन द राइट वर्ड डायरेक्शन. हम लोग यहाँ पे इस ब्लॉक पे ब्लॉक ए पे वर्टिकल डायरेक्शन पे लगने वाले फोर्सेस ड्रॉ नहीं कर रहे हैं बिकॉज इसका मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है और कोई फ्रिक्शन नहीं है. तो हमें यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और mg ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें कैपिटल टी से काम चल जाएगा. ओके, अब हम लोग यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें बी का. बी का भी फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस नहीं शो करेंगे. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स होगा टेंशन ऑन द राइट वर्ड डायरेक्शन, टेंशन ऑन द लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन. राइट वर्ड डायरेक्शन का टेंशन कैपिटल F के बराबर और ये टेंशन सेम स्ट्रिंग है तो कैपिटल T के बराबर. तो ड्रॉ कर लेते हैं कैपिटल T और ये कैपिटल है. ओके, अब फ्री बॉडी डायग्राम C पे चलते हैं. C के फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोगों से कहा हुआ है कि जो पुलीज हैं, राइट, पुलीज आर फिक्स टू ब्लॉक C. तो हम लोग पुली को इस ब्लॉक C का पार्ट मानते हैं. यहाँ पे हम लोगों ने सभी पुली को देख रहे हो 4 पुली को इस ब्लॉक के साथ इंक्लूड किया हुआ है. अब एक्सटर्नल फोर्सेस हम लोग देखें. एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पुली अगर हम लोग यहाँ देखें तो कैपिटल F राइट वर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पे स्ट्रिंग पे टेंशन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल F. यहाँ इस पार्ट पे देखें कैपिटल F नीचे की तरफ होगा और यहाँ पे होगा लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में, राइट. अब इस टेंशन की बात करें जो इस पुली और इस पुली पे लगेगा. यहाँ पे देख सकते हो कि कैपिटल T, राइट, कैपिटल T अपवर्ड और कैपिटल T नीचे डाउनवर्ड और कैपिटल T राइटवर्ड. ये दोनों देख रहे हो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे नेट फोर्स कैलकुलेट करते वक्त. सिमिलरली यहाँ पे नेट फोर्स कैलकुलेट करते वक्त ये भी कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे कैपिटल T ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, राइट. इसका मतलब ये होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक C पे कोई भी फोर्स नहीं है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेट और नॉर्मल रिएक्शन तो होगा लेकिन इसका मोशन तो वर्टिकल डायरेक्शन में हो नहीं रहा है. दैट मीन्स देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है दैट मीन्स एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक C शुड बी 0. तो फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक C. और एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक C 0 है, पहले सिस्टम रेस्ट में था, नेट फोर्स 0 आ रहा है, दैट मीन्स ब्लॉक C विल नॉट मूव. ब्लॉक C जहां है वहीं रहेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. ओके, ब्लॉक C की एनालिसिस के बाद अब हम लोग चलते हैं ब्लॉक A और B की एनालिसिस पे. ब्लॉक A के बारे में देखें. ब्लॉक A में ड्राइविंग फोर्स है कैपिटल T. इसका एक्सेलेरेशन हम लोग सपोज एज्यूम कर लें स्मॉल a. स्मॉल a का कैसा होगा, अगर होगा तो राइट वर्ड डायरेक्शन में. और सिमिलरली आप देख सकते हो कि C तो मूव नहीं करना और ये स्ट्रिंग इससे कनेक्टेड है और इस स्ट्रिंग का पार्ट यहाँ पे कैपिटल F फोर्स के साथ लगा हुआ है. दैट मीन्स द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक A एंड B मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने चाहिए. अगर ये राइट वर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये भी राइट वर्ड डायरेक्शन में जाएगा, राइट. तो अब हम लोग यहाँ पे इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दें ब्लॉक A की. इसमें लगने वाला फोर्स है कैपिटल T, मास है स्मॉल m, एक्सेलेरेशन स्मॉल a. तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल T इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलेरेशन, फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन इससे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं.
इसमें नेट फोर्स होगा राइटवर्ड डायरेक्शन में और इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल F माइनस कैपिटल T इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन, सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दें। अगर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हो कैपिटल टी कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल F इक्वल टू बचेगा हमारे पास ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई एम ए। अब स्मॉल ए की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 2m। तो ये एक्सलेशन ए और बी का होगा और सी का एक्सलेशन तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। In this illustration, we are given two equal mass, capital M each are connected to the two ends of the massless string passing over massless pulley. देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लॉक कैपिटल M और ये भी कैपिटल M ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, राइट, लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये स्ट्रिंग पास हो रही है एक मासलेस पुली से, फ्रिक्शनलेस पुली से। ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रिंग देयर इज बीड ऑफ मास m/2 और यहाँ पे आप देख सकते हो एक बीड है मास m/2 की। बीड मीन्स ये बीड स्लाइड कर सकती है इस स्ट्रिंग में। इन ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हेन सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट द बीड कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट व्हाइल टू ब्लॉक्स एक्सलेट। जब सिस्टम को हमने रिलीज किया रेस्ट से तो बीड इज कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बीड रेस्ट में रहती है। जब कभी भी ऐसा स्टेटमेंट दिया हो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो उसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहती है और ये दोनों ब्लॉक एक्सलेट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें इन दोनों ब्लॉक की एक्सलेशन को मालूम करना है। इन बी पार्ट we are asked to find the acceleration of the two blocks when it is observed that bead was sliding down with constant velocity relative to the string. B part में अगर ये स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड करती है तो हमें दोनों ब्लॉक के एक्सलेशन को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। When system is released from rest, the bead continue to remain at rest while two block accelerate. Okay. सबसे पहले तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने होंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में हमने ये सिस्टम ले लिया। शुरुआत करते हैं कैपिटल एम से। कैपिटल एम पे लगने वाले फोर्सेस हमारे पास हैं टू फोर्सेस, टेंशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटेशन फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सपोज यहाँ पे टेंशन T1 है। अब बात करते हैं बीट की। बीट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होने का मतलब ये नहीं है कि ये स्लाइड नहीं कर रही है, ये रोप के रिस्पेक्ट में या ब्लॉक्स के रिस्पेक्ट में मूव कर सकती है। अब यहाँ पे जब ये स्लाइड करेगी तो देयर विल बी फ्रिक्शन बिटवीन द बीड एंड रोप, बीड और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन होगा। अगर कभी भी फ्रिक्शन होगा ऐसे केस में तो टेंशन की वैल्यू ऑन द बोथ साइड ऑफ द बीड विल बी डिफरेंट, राइट। द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द बीड एंड द स्ट्रिंग कॉज द टेंशन टू चेंज इन द स्ट्रिंग द टू साइड ऑफ द बीड। ऊपर और नीचे बीड में टेंशन की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे अब बीड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बीड के अपर साइड में टेंशन को T1 नहीं लेंगे बल्कि T2 लेंगे। तो अब हम लोग ड्रॉ कर देते हैं T1 और ये T2। इसमें एक फोर्स और एक्ट कर रहा है, दैट इज ग्रेविटी फोर्स m/2g। ये ग्रेविटी फोर्स बीड का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब इस ब्लॉक पे चलते हैं। इस ब्लॉक पे लगने वाले अगेन वी हैव द टू फोर्सेज, वन इज द ग्रेविटी फोर्स कैपिटल mg, सेकेंड इज द टेंशन फोर्स। और यहाँ पे टेंशन की वैल्यू देख रहे हो इस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग में T2 होगी, तो यहाँ पे T2 बना देंगे। तो ये तो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम के बाद बारी आती है इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो इसको प्लेस कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा है इस पार्ट पे और यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स कम है। दैट मीन्स ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा और दोनों ब्लॉक सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अगर इसकी A है डाउनवर्ड तो इसकी होगी A अपवर्ड, राइट। तो फ्री बॉडी डायग्राम्स हम लोग रखते हैं नेक्स्ट पेज में। फर्स्ट इक्वेशन ये बना लेते हैं, राइट। इसमें देखो नीचे है एक्सेलरेशन, नेट फोर्स नीचे होगा तो mg माइनस T1 इक्वल टू ma लिखेंगे। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन लिखने के लिए इसको सोचते हैं। इस पे लगने वाला फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है T2 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है T1 प्लस mg/2, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका मोशन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये लिख लेंगे। इसकी अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें। ये ऊपर जा रहा है
तो नेट फोर्स ऊपर होगा T2 माइनस कैपिटल mg इक्वल टू ma, ये थर्ड इक्वेशन, राइट। अब इन तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर हम लोग फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दें तो यहां पे देख सकते हो कैपिटल mg विल गेट कैंसिल और बचेगा हमारे पास T2 माइनस T1 और दैट इज इक्वल टू 2ma, राइट। और अब इस इक्वेशन को अगर चेक करो तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू mg/2, तो लेफ्ट हैंड साइड टर्म देख सकते हो सेम है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड टर्म भी इक्वल होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को यूज करके ये इक्वेशन लिख देंगे और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वेट करके तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। कैपिटल M विल गेट कैंसिल, यहाँ पे स्मॉल a की वैल्यू आ जाएगी g/4 और ये g/4 दोनों ब्लॉक के एक्सलेशन होंगे। राइट साइड ब्लॉक नीचे जाएगा और लेफ्ट साइड ब्लॉक ऊपर जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में फाइंड द एक्सलेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स इफ इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द बीड वाज स्लाइडिंग डाउन, ये बीड स्लाइड कर रही है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटेड टू द स्ट्रिंग, राइट। सेकेंड पार्ट में अगर हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करें, दिया गया है बीड इज स्लाइडिंग, स्ट्रिंग में तो स्लाइड कर रही है लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। किसके रिस्पेक्ट में? रोप के रिस्पेक्ट में। रोप के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी 0 कब होगी? जब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब एक्सेलरेशन ऑफ द रोप एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बीड शुड बी सेम। और एक्सेलरेशन ऑफ द रोप आप देखोगे तो वही होगा जो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक होगा, राइट। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया। इन केस ऑफ द एक्सेलरेशन of the bead, in this case acceleration of the bead is same as the acceleration of the two blocks, right? That means इसका acceleration अगर small a upward है, इसका acceleration small a downward है, तो bead का acceleration भी हमारे पास small a downward होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लें। सबसे पहले इसको देखते हैं, mg और T1 ऊपर, a acceleration नीचे। अब यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि टेंशन इस पार्ट और इस पार्ट में डिफरेंट क्यों होगा। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करें, राइट। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम को भी यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर ले, राइट, करेक्ट है, ओके। अब हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम्स हो गए। अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की ज़रूरत है। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ओके। लिख दें हम लोग डायरेक्ट बिकॉज नीचे जा रहा है। तो mg माइनस T1 इक्वल टू ma, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में इट इज आल्सो मूविंग डाउन, mg/2 प्लस T1 माइनस T2 इक्वल टू कैपिटल m/2 मल्टीप्लाइड बाई a, राइट, सेकेंड इक्वेशन। और ये ऊपर जा रहा है तो T2 माइनस mg इक्वल टू कैपिटल m मल्टीप्लाइड बाई a, ये थर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास ये तीनों इक्वेशंस आ गई। तीनों इक्वेशन में अगर हम लोग ऐड कर दें, अगर आप ऐड करोगे तो देख रहे हो कि T2 और T2 तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे T1 और T1 भी कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास ये ऐड होगा mg/2 mg से और ये सब्ट्रैक्ट होगा mg से, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा mg/2। राइट हैंड साइड में ma/2 ma और ma यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। सिंप्लीफाई कर लें, ए कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा, इससे स्मॉल a की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल a इज इक्वल टू g/5। तो ये सेकेंड केस में एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स होंगे और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल आल्सो बी सेम एज द एक्सेलरेशन ऑफ द बीट।